मान लेते हैं कि 15% मेरा केई है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 रुपए के रिटर्न के लिए आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट देने को तैयार हैं। ये मतलब होता है ना, ठीक बात है। 15% केई का मतलब क्या होता है कि 15 रुपए के लिए 100 रुपए। अगर रिटर्न इतना हो तो इन्वेस्टमेंट इतना होगा या मार्केट वैल्यू इतनी होगी। तो मैं अगर आपको बताऊं कि 15,000 है तो कैसे निकालेंगे? 15,000 डिवाइडेड बाई 15 गुने 100। मान लो 50,000 है तो कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाई 15 गुने 100। रिलेशनशिप नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा समझ? अरे भैया 15 रुपए के लिए 100 रुपए, तो 30 रुपए के लिए 200 रुपए, 15,000 के लिए इतना, 15 लाख के लिए इतना, 15 करोड़ के लिए इतना। रिटर्न का तो ही मतलब होता है ना। देखो रिटर्न आपने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट इनटू परसेंटेज बराबर रिटर्न। ये आपने पढ़ा है रिटर्न बटे इन्वेस्टमेंट बराबर आरओआई। तो कोई भी एक चीज पता हो तो दूसरी तो निकल ही सकती है ना। तो मैं कहूं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो पीबीटी आ गया, अब टैक्स हो गया, तो ये मुझे पता है, इसको मैं 15% से भाग दूं तो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी बेटा। मतलब मार्केट वैल्यू होता है बेसिकली, एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। भाग देना जरा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। कहां लेके जाना है बेटा? ये फर्क कहां मॉड्यूल लेके जाना है? अगर ऑफिस से लेना है तो 4 नंबर लेके जाओ, नंबर 4 चल रहा है आजकल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू होगा आप। ठीक है बेटा, आगे चलें। डिप तो हम मान लेते हैं कि जो है उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, डिप तो मार्केट में कम ही चेंज होता है। तो मान लेते हैं बुक वैल्यू पे बिकेगा 0, 30, 70। ठीक, जोड़ देते हैं 0, 30, 70। वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है कि कंपनी की पूरी वैल्यू क्या होगी। इक्विटी की वैल्यू डेप्ट की वैल्यू बराबर वैल्यू ऑफ फर्म। जोड़िए, ये जोड़िए बेटा, ये जोड़िए, ये जोड़िए, कितनी आ रहे वैल्यू? वो जोड़ के आएगा ना ये। तो ज्यादा वैल्यू कहां है? 154। 154 कहां है? जहां डेप्ट मैक्सिमम है। जहां डेप्ट मैक्सिमम है वहां पे वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां डेप्ट लोअर है वहां वैल्यू कम है। ठीक है बेटा जी। चलेगा दोस्त? तो ये प्रिंसिपल जो बना कि डेप्ट सस्ता सोर्स है, जितना इस्तेमाल करो, क्या ये सही बात है? और हम चाहें तो वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाल सकते हैं और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। देखो ये हमारी कमाई है बेटा, पीबीआईटी, है ना। और ये हमारे शेयर होल्डर्स को और डिवेंचर होल्डर का मिला के वैल्यू है। तो हम अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो निकाल ही सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हैं। ये है पीबीआईटी 1 - टी। यही तो शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर को मिलेगा।
डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो 25,000 1 माइनस टी, 25,000 1 माइनस टी, 25,000 1 माइनस टी। लेकिन चूंकि वैल्यू बढ़ती जा रही है तो बोले सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ और सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ है, यहां, और सबसे कम कहाँ है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम है, वैल्यू भी मैक्सिमम है, तो बेस्ट बताइए कौन हुआ? बेस्ट वो है जहां पे लोन सबसे ज्यादा है। लोन ज्यादा मतलब ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, आगे चला जाए बेटा, ध्यान दीजिए। सेकेंड थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम। लोग एनवाई के बारे में बताते हैं, एनआई के बारे में, कि एनआई का ये कहना है कि लोन हमेशा फायदेमंद है, ये ठीक नहीं है। लोन सस्ता होता है ये बात सही है, लेकिन लोन रिस्की भी तो होता है। सस्ता है मान गए, लेकिन लोन रिस्की भी तो है। और अगर लोन रिस्की है तो इसको इग्नोर काहे करेंगे? कहता है कि जब डेप्ट जीरो होगा तो आपका केई होगा 14%, मान गए। जैसे से डेप्ट लेंगे, डेप्ट सस्ता है चलो 8%, लेकिन लोन लेने से रिस्क बढ़ता है। इक्विटी शेयर होल्डर का हमने पढ़ा है लिवरेज, रिस्क बढ़ता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन बताइए क्या होगी? बढ़ेगी धीरे धीरे, तो उसकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। आपने वेटेड एवरेज पढ़ा है, अगर एक सोर्स वही रहे और एक सोर्स बढ़ता जाए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क तो पड़ेगा ना। तो देखिए आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना आप यहां गेन करेंगे उतना ही यहां लूज कर देंगे, जितना गेन करेंगे वहीं इतना लूज कर देंगे, तो केओ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब इसका एक एजम्पशन है कि इक्विटी के डेप्ट के लेने से इक्विटी में इतना इंक्रीज आएगा कि सस्ते डेप्ट का असर खत्म हो जाएगा। थोड़ा दूध पीजिए, थोड़ा दारू पी लीजिए, दूध का असर दारू खत्म कर देगा। ऐसी इनकी एजम्पशन है कि रिस्क तो बढ़ेगा भाई। ठीक, नतीजा पढ़िए, डेप्ट एक सस्ता सोर्स है, माना, खूब बढ़िया से लिखा हुआ है, ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्ट leverage will also increase, which will increase the expectation of equity shareholder, that is KE. As a result, KO will always be constant और value of firm will always be same. तो ये कहता है कि डेप्ट इक्विटी बेकार की बात है। डेप्ट इक्विटी का कोई भी मिक्स कर लो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेप्ट इक्विटी के चक्कर में पड़ने की बजाय आमदनी के चक्कर में पड़ो, आरओआई कमाओ। आरओआई कमाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं कमाओगे तो नहीं बढ़ेगा। थोड़ा डेप्ट कम कर लिया, थोड़ी इक्विटी बढ़ा लिया, थोड़ी इक्विटी कम कर लिया, डेप्ट, इससे कुछ नहीं होना है। तो ये कहता है कि डेप्ट इक्विटी पे ना करके आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? ऑपरेटिंग इनकम पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाइए और अपने बिजनेस को आगे करिए, और कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बालकों, चले आगे। Therefore we can say every capital structure is optimum। आपने ध्यान दिया, ये बिल्कुल इसके उल्टा है। ये कह रहा था कि हमेशा फायदा होगा, जितना डेप्ट लोगे उतना फायदा है। ये कह रहा है कि पागल बना रहे हो, डेप्ट लेने से रिस्क बढ़ जाएगा, फायदा होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, के इतना बढ़ जाएगा, और इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया। मान लेते हैं वही केस है, ठीक है बेटा, सेम केस है। ये थोड़ा हमने चेंज कर लिया, नहीं भी चेंज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अगले दिन पढ़ाया होगा तो थोड़ा फिगर हमने चेंज कर लिया। चलिए, 30 का 3 और 70 का 3, क्या बचेगा बेटा? 30, 27 और 23, हाँ या ना? पीएटीए में पता है। अब इनका कहना है कि केओ नहीं होगा, ये एज्यूम हुआ है कि इट विल बी कांस्टेंट। ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट होगा। ऐसी हमारी एजम्पशन है। ठीक बात है। तो अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकले? देखिए, इसमें टैक्स नहीं है, इसमें कोई टैक्स
नहीं है, तो इसमें केवल हम लेंगे पीबीआईटी, 1 माइनस टी भी करेंगे तो नील होगा। तो ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई ये। चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका लॉजिक इन्होंने दिया कि वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट घटाओगे तो क्या बचेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि इक्विटी प्लस डेप्ट बराबर वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म में से डेप्ट घटा दें तो इक्विटी हो जाएगा। डेप्ट की वैल्यू चेंज होती नहीं है, जो बुक वैल्यू होती है वही होती है, तो बच गया इक्विटी। अब ये इक्विटी की वैल्यू है और उसको मिल क्या रहा है, यही मिल रहा है पीएटी। हमने के पढ़ा है, डी बटे मार्केट वैल्यू पढ़ा है ये। तो डी की बजाय पूरी अगर हम वैल्यू रख दें, पूरी वैल्यू रख दें और पी की बजाय पूरी मार्केट वैल्यू रख दें, तो फिर के तो तब भी आ जाएगा ना। मतलब एक एक का निकालें या पूरे का निकालें, कोई फर्क तो नहीं है ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मैं लूंगा पीएटी, मैं लूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, उससे मेरा परसेंटेज आएगा। आप ध्यान दीजिए, ये परसेंटेज धीरे धीरे बताइए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चूंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए क्या है, कांस्टेंट है। सस्ता डेप्ट इशू करने के बाद भी महंगा इक्विटी होने के चलते हमारा केओ कांस्टेंट रहेगा, और इनका कहना है वैल्यू ऑफ फर्म चेंज कतई भी नहीं होगा। देखिए ये कतई भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे खूब डेप्ट लगा लो, चाहे बिल्कुल डेप्ट ना लगाओ, ना तो आपका केओ बदलना है, ना आपका वैल्यू ऑफ फर्म बदलना है। क्यों, क्योंकि आपका इक्विटी इतना बदल जाएगा कि आपको कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, आपको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक बात है। चलें आगे चलें। चलिए, तो एनआई तो हमने पढ़ ही लिया और एनवाई पढ़ ही लिया, ये 2 बार रिवीजन हो गया है। थर्ड मेथड पढ़िए, ट्रेडिशनल अप्रोच। एक काम करें, पहले एनआई और एनवाई के कुछ क्वेश्चन कर लें। ये चैप्टर थोड़ा कम पूछा जाता है बेटा, बाकी सब चैप्टर तो खूब आता है, ये थोड़ा कम आता है। इसकी वजह डिविडेंड पॉलिसी बहुत आता है। ये देखिए, देखिए जिसमें के दिया होगा उसे एनआई मानिएगा, और जिसमें केओ दिया होगा उसको एनवाई मानिएगा, क्योंकि केओ में एनवाई में केओ पहले से पता होता है। बताइए, ईबीआईटी 5 लाख है, कंपनी के पास 10% वाले डिवेंचर है 20 लाख के, इक्विटी कैपिटलाइजेशन 16% है। आपको ये कैलकुलेट करना है, अपने आप समझ लीजिए कि आज पर कौन सा अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। मैं बेटा क्यों नेट इनकम बोल रहा हूं, क्योंकि हमें के ही पता है, केओ तो हमें निकालना है, ठीक, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बनाना है। एकदम आसान। किताब निकालिए, पेज नंबर 39 देखिए। एनआई अप्रोच में कहां से शुरू करना है, ईबीआईटी से। हम सबसे पहले लिखेंगे ईबीआईटी, फिर क्या घटाना है, इंटरेस्ट। क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। टैक्स है नहीं
तो के से भाग दें तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगा? डेप्ट जोड़ दें तो बेटा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। 1 सेकंड में आ गया। ये किताब बड़े काम की है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, अब खत्म ही होने वाला है। फिर आपको एक और किताब देंगे जिसमें कैपिटल बजटिंग होगा और एक और चीज होगी, क्या बोलते हैं उसको, वर्किंग कैपिटल, वो भी देंगे। हाँ देंगे, बगैर किताब के कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। वो मेरे पास तैयार नहीं है, मैं तैयार कर लूंगा इस संडे। ठीक है बेटा जी। अब हाँ हाँ, यहाँ तक सैटरडे को दोगे टेस्ट? कौन कौन रेडी है पहले ये तो बताओ। सैटरडे 12 से 2, रेशियो से लेकर कैपिटल स्ट्रक्चर तक। डिविडेंड पॉलिसी भी मैंने सोचा था, लेकिन एक क्लास कैंसिल हो गई तो डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा रुक गया। रेशियो, लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी, कैपिटल स्ट्रक्चर। 50% सिलेबस है बेटा, दे दो एक। क्यों भाई, 2 बजे के बाद क्यों नहीं क्लास होगी? इसीलिए तो 12 से 2 रखा है कि आपकी क्लास ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, मैं टेस्ट हमेशा बेटा अलग समय में लेता हूं, क्लास नहीं डिस्टर्ब करता। चलो अब मुझे निकालना है क्यू। तो सिंपल है, ये वैल्यू है और ये कमाई है। 5 लाख की कमाई की वैल्यू इतनी हो रही है, बताओ भाई परसेंटेज। 12.9% है। ये भी सेम क्वेश्चन है, छोड़ सकता हूं। अब देखो, यहां ध्यान दो, यहां क्यू दिया हुआ है, जहां क्यू दिया हुआ क्या मानना है? इनकम अप्रोच। चलो पेज पलटो, नेट ऑपरेटिंग का फॉर्मेट दिया है 41 पे, उसमें कैसे प्रोसीड करना है पता है ना? आ जाओ, ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेप्ट इतना है, आपको वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। आ जाओ, ये रहा बेटा इनकम, ये रहा इंटरेस्ट। पेज नंबर 41 पे आइए, सबसे पहले क्या लिखा था सर ने? पीबीआईटी 41 पे आइए, 41 पे हैंड रिटेन, हैंड रिटेन 41। मैंने मामा जी को बोला है सर, मामा जी से बात करिए। हाँ जी ठीक है, हो गया ये। तो ये रहा मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब मुझे बेटा क्यू पता है, क्यू कितना है? 15%। अगर मैं क्यू 5 लाख को कैपिटलाइज कर दूं तो क्या वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी? इसमें वैल्यू ऑफ फर्म डायरेक्ट आती है। अब बोला कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है, फॉर्मेट देखिए, इसमें बेटा मैं डेप्ट घटा दूं तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर्मेट देखो 41, डेप्ट घटा दूं तो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पता है और मुझे उसको मिलने वाला रिटर्न भी पता है 350। तो क्या मैं पीएटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कर दूं तो क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा? हालांकि एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये हम चाहें तो एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बेटा, पढ़ो। के ऑफ लीवर्ड फॉर्म बराबर, या रुको ये बाद में अभी करेंगे, थोड़े थोड़े समय बाद में करेंगे। आ जाओ, ये तो वही है, आ जाओ मैं करके दिखाता हूं। WACC कैसे निकालते थे बेटा? इक्विटी डेप्ट मार्केट वैल्यू। कितनी मार्केट वैल्यू बताओ मुन्ना? 18,333 और 15।
वेट निकाल सकते हो, वेट निकालो, ये तो सबने पढ़ा था ना। वेट बताओ। फिफ्टी 55 और 45। हमें स्पेसिफिक कॉस्ट पता है, कितनी स्पेसिफिक कॉस्ट है? डेप्ट है 10% और इक्विटी है 18 नहीं 19.9, तो WACC तो आ ही जाएगा। छोड़ो इसको, छोड़ो, इधर आओ। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। आ जाओ। देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल है कैपिटल स्ट्रक्चर। सिक्सटी % डेप्ट है, 40% इक्विटी है। बी में 20% डेप्ट है, 80% इक्विटी है। ऑल परसेंटेज आर मार्केट वैल्यू टर्म्स। बोरोइंग रेट फॉर बोथ कंपनी 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब टैक्स नहीं है, और कैपिटल मार्केट एज्यूम टू बी परफेक्ट। अभी देखते हैं। अभी देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक 3% इक्विटी रखते हैं, उनका रिटर्न बताइए। अगर ऑपरेटिंग इनकम 450 है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, ओवरऑल दिया हुआ यानी कि एनवाई, और एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी भी बताना है। और बी लिमिटेड का सेम ऑपरेटिंग है, उसका भी एम्प्लॉयड बताना है, और बताना है कि ए से अलग क्यों है। आइए देखते हैं। ए का वैल्यू बताइए, कितनी कमाई है ए की? 450, और केओ कितना? 18। हम जानते हैं एनवाई में केओ से भाग देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। यस और नो? अब हमसे पूछा है कि 3% एक्स के पास है, तो बताइए एक्स का 3% कितना होगा? ₹25 लाख का 3% बताइए। ₹25 लाख का 3%। और अगर रिटर्न की बात करेंगे तो कमाई कितना है बेटा? 450। 450 में इंटरेस्ट कितना जाएगा? क्योंकि उसका डेप्ट है 60%। बताइए 25 लाख का 60% कितना होता है? नहीं नहीं, 25 लाख का 60% 15 लाख, और 15 लाख का 8% बताइए, तो रिटर्न कितना बचेगा? वो आ जाएगा। और इसका 3% उसको मिलना है, शेयर होल्डर है ना वो। 9,900। ठीक बात है, 9,900। ठीक है दोस्त, अब मुझे इसका रिटर्न बताइए। कहता है कि बताइए कितना रिटर्न मिलेगा। एक्स का तो निकल ही गया, अब के ही निकालना है। के ही हम जानते हैं पीएटी बटे वैल्यू।
एक मिनट, एक गलती हुई ना, एक गलती हुई। इसका इन्वेस्टमेंट इतना थोड़े ना है, इसका इन्वेस्टमेंट है 25 लाख में 60% तो गया डेप्ट, 40% इक्विटी है और उसका 3% हमारा। सॉरी फॉर दैट। वैसे पूछा नहीं है बट हमसे तो बस ये पूछा था, तो वो तो हमने वैसे ही निकाल दिया। फिर भी बता दीजिए। अच्छा इधर आइए, पीएटी बटे वैल्यू ऑफ इक्विटी। पीएटी कितना है ये कोई बताएगा? पीएटी कितना था बेटा? ये 280 था। 450 माइनस 15 लाख का 8%, 330 था। फिर से करिए, 330 था। चलिए 330 है। और वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितनी है? 10 लाख। बताइए परसेंटेज। 33%। तो इसमें कुछ था थोड़े ना। वो तो इन्वेस्टमेंट लिखा है कि उस बंदे का इन्वेस्टमेंट कितना है। इक्विटी का 3%। पूछा नहीं था उन्हें, ऐसे निकाल दिया बेकार का। पूछा तो रिटर्न था और ये था। हो गया बेटा। आंसर जैसा दिया है वैसे भी दिखा देते हैं। ये तो मैंने अपने तरीके से कर दिया। क्या ये ठीक है? वैल्यू ऑफ इक्विटी ठीक है बेटा? ये ठीक है। मैं इसके 3% का मालिक हूं, ये सही है। और ओवरऑल चाहिए 330 बटे 10 लाख, 33%। ठीक। कहता है कि अगर बी लिमिटेड की इनकम वही है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बताइए। तो बी लिमिटेड का ऐसे निकालना पड़ेगा। कितने परसेंट डेप्ट है बताइए? तो देखो ये तो वही रहेगा, क्योंकि जब पीवीआईटी सेम है 450, क्यों बदलना नहीं है 18%, तो ये तो यही आना है। डेप्ट 20% है। कितने परसेंट है डेप्ट? 20%। तो ये हो गया इक्विटी। ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम पता है, इंटरेस्ट घटाइए 410। अब 410 को 20 लाख से कंपेयर कीजिए, कितना आएगा? परसेंटेज क्या आएगा? 20.5। उसका कितना आ रहा था? 33। बताइए डिफर क्यों कर रहा है, कोई बताएगा? एक का 33 आ गया, एक का सिर्फ 20 आया, वाई? यस, डेप्ट ज्यादा, रिस्क ज्यादा। रिस्क ज्यादा मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज्यादा, मतलब इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा। बेटा 4 नंबर ले लो ना, अभी 4 की पढ़ाई हो रही है। मॉड्यूल 4 ले लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइव भी पढ़ सकते हो। 4 ले लो। ठीक है। तो भाई हम यही कहेंगे, डेप्ट इसमें कम है इसीलिए इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कम है। चलेगा? आ जाओ आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं ट्रेडिशनल। ये कहता है कि देखो एनआई और एनवाई दोनों ही गलत हैं। काहे दोनों गलत हैं? तो बोलता है दोनों ही एक्सट्रीम बातें करते हैं। एक्सट्रीम बात करने का मतलब दोनों ही अपनी दुनिया में घूम रहे हैं। एक कह रहा है केवल फायदा है, एक कह रहा है कि बिल्कुल फायदा नहीं। अरे ऐसा नहीं है। देखिए, डेब्ट एक सस्ता सोर्स है, ठीक। इक्विटी महंगा सोर्स है।
तो जब शुरू में डेप्ट बढ़ाओगे ना तो इक्विटी पे असर नहीं पड़ता, इक्विटी वाले इतने नाराज नहीं होते। तो जब तक उनको असर नहीं महसूस होगा, जैसे मान जब कार में बैठे हैं, एक और बैठ गया क्या ही दिक्कत पड़ती है, एक और बैठ गया क्या ही दिक्कत है, लेकिन जब पिछली सीट पे चौथा बैठता है तो तीनों को दिक्कत होने लगती है, पांचवा बैठे तो महा दिक्कत होती है। तो थोड़ा बहुत डेप्ट इक्विटी से फर्क नहीं पड़ता, जब ज्यादा डेप्ट इक्विटी होता है तो फर्क पड़ता है। तो जब तक नहीं फर्क पड़ता तब तक केओ डाउन होगा, जब तक ये नहीं बढ़ेगा, सस्ता लाओगे तो केओ डाउन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। जब ये बढ़ना शुरू होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहां लगेगा एनआई अप्रोच कम हो रहा है, यहां लगेगा एनवाई अप्रोच। लेकिन एक समय आएगा जब लोन भी हमने पढ़ा तब बढ़ने लगता है ज्यादा लोन लेने पे, और ये तो बढ़ ही रहा है तो ये भी बढ़ने लगेगा। तो ये कहना कि एनआई हमेशा सही है वो गलत है, और हमेशा गलत है ये भी गलत है। ये कहना कि एनवाई हमेशा सही है वो भी गलत है, और ये कहना कि एनवाई कभी भी सही नहीं वो भी गलत है। बल्कि बेसिकली जुडिशियस मिक्स करना चाहिए, थोड़ा डेप्ट भी लो थोड़ा इक्विटी भी लो। अति किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता, केवल इक्विटी रखोगे तो भी अच्छा नहीं, केवल लोन रखोगे तो भी अच्छा नहीं। तो ये कहता है कि यही अप्रोच हमें अपनाना चाहिए, डेप्ट सस्ता है इसलिए इनिशियल लेवल पे लोगे कि वो कम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। ठीक, इंक्रीज इन डेप्ट करोगे, ठीक है, कि वो बिकम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन एक लेवल के बाद दोनों बढ़ने लगेगा तो केओ बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि डेप्ट को यूज करना चाहिए, लेकिन टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक लेवल तक ही करो, इससे ज्यादा मत करो। ठीक कह रहे हैं हम इस बात को। इसमें जो कैलकुलेशन होती है ना, एज पर एनआई अप्रोच, क्योंकि इसमें केओ कांस्टेंट नहीं होता ना। अब जब केओ कांस्टेंट नहीं है तो उसी हिसाब से होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8.1, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है भी नहीं। 8.1, इसमें मेन है एमएम अप्रोच, जो यहां भी खूब काम आएगा और अगले चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी में भी खूब काम आएगा, वो मेन है। चले बेटा आगे चलें, इसको लेके पढ़िए, क्वेश्चन करिए 8.1 निकालिए सब लोग। ये देखो, ये डेप्ट है, इक्विटी है, और ये परसेंटेज है, ठीक है। इसका मतलब ये 0% है, तो ये कितने परसेंट है, 100 है। ये 10% है, तो ये कितने परसेंट है, ये 20% है, तो ये कितने परसेंट है, ये 30% है, तो ये कितने परसेंट है, ये 40% है, तो ये कितने परसेंट है, ये 50% है, तो ये कितने परसेंट है, ये 40%, 60%, तो ये कितने परसेंट है। ठीक बात है। तो कोई बोले कि बताओ भाई ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन है, अरे तो केओ निकाल दो ना, उठाओ बेटा कैलकुलेटर और केओ बताओ मुझे, बस जोड़ दो इसको। कैलकुलेटर लो भाई, जोड़ के दिखाओ।
पहले में बताइए कितना आ रहा है 13, दूसरे में, तीसरे में 13 पॉइंट, फिर 14 पॉइंट, फिर सबसे कम कहां है? तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे अच्छा है, 10% डेप्ट वाला कर सकते हैं भाई। जहां सबसे कम के हो वही तो हमारा बढ़िया है, वैल्यू ऑफ फर्म तो वही ज्यादा होगी ना, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, असल में एग्जाम में क्वेश्चन NINO से आता है या अगला जो आ रहा है उससे आता है, जिसका नाम है MM अप्रोच। ये बढ़िया है, पढ़िए, लास्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें ना बेटा गलती का चांस ही नहीं। अगर हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, प्रोसीजर फॉलो करें ना, 50 में 50 टोटल 50। ये चैप्टर तो कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कौन से चैप्टर में दिक्कत होने के चांसेस हैं। रिवीजन अगर हो तो, लॉ ऑडिट में तो फिर भी चलो हमारा ओपिनियन बदल सकता है, उस समय क्या ध्यान में आ रहा है, इन सब में तो गलती का चांस ही नहीं है ना, प्रोसीजर बेस्ड। इसीलिए इंटर में कॉस्टिंग FM और फाइनल में AFM सबसे आसान पेपर माने जाते हैं, खूब बच्चों के नंबर आते हैं। मन में पहले रखिए कि मेरे भी आएंगे, और फिर अपने आप को झोंक दीजिए। आइए, ध्यान दीजिए, मोदी, गिलियानी और मिलर, ये दो लोग थे फिनांस के प्रोफेसर, इन्होंने ये थ्योरी निकाली है। MM अप्रोच भी बोलते हैं, M फॉर मोदी और M फॉर मिलर। इन्होंने कहा कि शॉर्ट रन में, मतलब टेम्पररी बेसिस पे, डेप्ट सस्ता है और वैल्यू ऑफ फर्म पक्का बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने तो यहां भी देखा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, केओ कम होगा। लेकिन इन ए लॉन्ग रन, increase in debt will increase the leverage. As a result, KE increase. Therefore, KO will always be constant and the value of firm will always remain constant in our approach. तो कहेंगे सर इसने नया क्या बता दिया, ये तो हमें पहले से ही पता था, NI तो कह रहा था कि भाई हम कांस्टेंट रहेंगे। इसने नया ये बताया कि शॉर्ट रन में ये अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में यही होना है, इक्विलिब्रियम। और इसने जो सबसे बड़ी बात कही, इसने उसके कारण बताया। कारण क्या था? आर्बिट्रेज प्रोसेस। तो इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो था आर्बिट्रेज प्रोसेस, कि भाई आर्बिट्रेज प्रोसेस के चलते ऐसा होगा, ये मेन कारण है। ठीक है बेटा, ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या है? ये है सेल इन हाई प्राइस मार्केट एंड परचेज इन लो प्राइस मार्केट। क्या मतलब हुआ इसका? कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, हर आदमी सस्ता खरीद के महंगा बेचता है। जैसे बिहार के कपड़े वाले दिल्ली में सस्ता खरीद के बिहार में महंगा बेचते हैं, दिल्ली के कपड़े वाले लुधियाना में सस्ता खरीद के यहां महंगा बेचते हैं, लुधियाना वाले चाइना में सस्ता खरीद के लुधियाना में महंगा बेचते हैं। गांव में व्यापारी जाके धान गेहूं खरीद के शहर में महंगा बेचते हैं। कौन नहीं बेच रहा है? हर आदमी बेच रहा है, ऐसा कर रहा है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए कि आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करेगा, तो इसके लिए इलस्ट्रेशन देता हूं और तब बात करते हैं। पहले मानते हैं टैक्स नहीं है, हालांकि बाद में मानेंगे टैक्स है।
ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए एक फर्म में लीवर्ड एक अनलीवर्ड। लीवर्ड का मतलब होता है जिसमें लिवरेज हो, डेप्ट हो। अनलीवर्ड जिसमें डेप्ट ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं यू, वी नहीं यू। ठीक कर लीजिए, यू है, यू फॉर अनलीवर्ड। वो भी की तरह लिख दिया था। या मसान सी बात है बेटा, मस्त, चैप्टर खत्म। देख, डेप्ट मान लेते हैं, अपने मन से मान लिया, ठीक है। ये मत कहिए 50 से क्यों माना है, कम ज्यादा भी मान सकते हैं, लेकिन एक में डेप्ट जरूर लीजिएगा, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मान लेते हैं 25% की कमाई है, बोलिए दोनों में कमाई सेम होगी, एक में इंटरेस्ट लगेगा एक में नहीं लगेगा, पीबीटी आ जाएगा। टैक्स हमने क्या माना है, नील, तो टैक्स नहीं है तो पीएटी भी आ जाएगा। हम मान रहे हैं केई नहीं चेंज होगा, शॉर्ट रन में तो चेंज होगा नहीं केई, तो नतीजा ये होगा। अब भाग देंगे इसको बेटा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, डेप्ट जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। देखिए वैल्यू ऑफ फर्म ज्यादा है, ये वैल्यू ऑफ फर्म कम है, यस और नो। मेरा कहना है कि ऐसा लॉन्ग रन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जहां वैल्यू ज्यादा है लोग वहां बेचना शुरू करेंगे, और जहां वैल्यू कम है वहां खरीदना शुरू करेंगे, क्योंकि इससे लोगों को फायदा है। क्या फायदा है वो मैं बताता हूं, पहले आप समझिए कि फायदा है। अभी बताता हूं क्या फायदा है। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में अपना जगह बेच दिया, गांधी ये लक्ष्मी नगर में और पुरानी दिल्ली में, पता है कहां चले गए, नोएडा। आज से 10 साल पहले नोएडा बढ़िया सस्ता था, तो दिल्ली में लोगों ने बेच दिया और नोएडा में जाके परचेज कर लिया। यहां बेचा वहां परचेज कर लिया, यहां पे बेचा 100 गज, वहां जाके 300 गज खरीद लिया। तब नोएडा बस रहा था, लोग कम थे, ठीक बात है। कहने का मतलब है कि भाई दिल्ली से तो सस्ता था ना उस जमाने में। अब उससे क्या होगा, दिल्ली का दाम बहुत नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहां बिक रहा था बिक रहा था बिक रहा था, और नोएडा का दाम बहुत कम नहीं हुआ। अब देखिए धीरे धीरे दिल्ली और नोएडा मोरलेस बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब दिल्ली बेच के नोएडा जाने का बहुत बड़ा फायदा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं आर्बिट्रेज। अब पता है नोएडा और आगे 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो फर्क महसूस होगा, नोएडा जाएंगे तो फर्क नहीं महसूस होगा, दोनों का दाम हो गया बराबर। मेट्रो चला गया, सब कुछ चला गया, तो लोग बोलते हैं यहाँ क्यों रहे, नोएडा ही रह लेते हैं। नोएडा में काम भी मिल जा रहा है, कंपनियां भी बहुत है, तो वहां जॉब भी बहुत हो जा रही है, उन लोग को दिल्ली आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा जी, आगे चलो। तो अब आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे काम करेगा ये पढ़ो। इन्वेस्टर एक्स होल्ड 10% इक्विटी शेयर इन फर्म एल, मान लेते हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एल मतलब कौन सा फर्म, लीवर्ड। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखो बेटा ये है, कैसे निकाला, 1.33 का 10% चलेगा, और इनकम कैसे निकाला, 20,000 का, सॉरी 20,000 का 10%। हम चाहते तो 5 भी मान सकते थे, मैंने कितना माना है 10। तो बोलिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ गया बेटा। अब शेयर इन एल लिमिटेड हम अगर बेच दें तो हमें 13,333 मिल जाएगा, हाँ या ना। क्यों बेच दें, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है, हम जा रहे हैं मतलब दिल्ली में बेच के जा रहे हैं नोएडा, ठीक है। तो हमने यहां का 10% अपना बेच दिया, क्योंकि बेचने का फायदा मैं बताना चाहता हूं, तो मान लीजिए बेच दिया, ठीक। अच्छा देखिए यहां पे लीवरेज है बेटा, 33 और 50 के रेशियो में लीवरेज है, यहां लीवरेज नहीं है ना। तो सिचुएशन को बराबर करने के लिए, ताकि पता चले कि भाई सिचुएशन बराबर है, तब रिटर्न चेंज हो, तब ना मजा आएगा, हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में डेप्ट ले लेंगे। डेप्ट कहां से ले लेंगे, प्राइवेट डेप्ट। भाई आदमी लोन तो ले सकता है ना, तो हमने प्राइवेट डेप्ट ले लिया इन सेम डेप्ट इक्विटी रेशियो। चलो जी बताओ कितना है,
इसका 10% बताओ, क्योंकि इसका भी 10% था तो इसका भी 10% ले लिया। तो जो डेप्ट यहां था अब वहां जाके वो डेप्ट हमने खुद पैदा कर लिया। जैसे आपको पता होगा अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाते हैं तो पूरा अपने आप को ढक के जाते हैं, बताइए क्यों? आपने देखा है एस्ट्रोनॉट्स को पूरा एकदम सर से लेकर पैर तक ढका होता है, वाई? ऊपर एयर नहीं है, ऊपर एयर नहीं है तो आपका मांस फट जाएगा, खून बाहर आ जाएगा। यहां क्या है ना कि हम सबके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हम इस प्रेशर के हैबिचुएटेड हैं। लोगों को पहाड़ों पे ब्लड आने लगता है, मनाली में भी जाओगे ना तो कई लोगों के नाक से खून निकलने लगता है, नहीं ऑक्सीजन नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हम हैबिचुएटेड हैं, हम हैबिचुएटेड है तो देखो सर छू के देखो भारी नहीं लगेगा, क्योंकि हमें आदत है इतना, मतलब प्रेशर झेलने की हमें आदत है। ऊपर जाओगे तो ये होगा नहीं, नतीजा वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, सब खून बाहर आ जाएगा, मर जाओगे। इसलिए उसको ढक देते हैं, मतलब जैसी परिस्थिति धरती पे है वैसी परिस्थिति बताइए अंतरिक्ष में पैदा कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो हम लोन ले लिए। अब लोन लेने से मेरे पास अमाउंट कितना हो गया? 18। चलो इससे खरीदते हैं ये 16667, यही है ना? कितना खरीद लोगे? 11% खरीद लोगे? इतने में आ जाएगा ना 11%? वहां 10 था, यहाँ 11 हो जाएगा। अब कमाई कितनी होगी? यही कमाई है 25,000, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। तो 25,000 के 11% हमारी कमाई कितनी हो जाएगी? 2750। और इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन कितना है? आप कहोगे कैसे सर? ये का परसेंटेज वही रखेंगे ना हम। परसेंटेज क्या था इसका? 10% था, तो हम तो यही मानेंगे ना कि सेम लोन लिया हमने, है ना। अब प्राइवेट लोन को देना पड़ेगा, पहले तो नहीं देना पड़ता था लेकिन अब देना पड़ेगा। तो आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा बेटा? नेट इनकम कितना हो जाएगा? 2250। अब इनकम फ्रॉम एल पहले कितना कमाते थे बताओ, अब कितना कमा रहे हैं? गौर से देखो, इन्वेस्टमेंट आज भी मेरा उतना ही है, प्राइवेट लोन से हमें क्या करना है, मेरा वही है, रिस्क भी सेम है, डेप्ट इक्विटी रेशियो भी सेम है और मेरी कमाई बढ़ रही है। ये बात अगर एक आदमी को पता चल जाए तो बेचेगा, जब दूसरे को पता चलेगा वो क्या करेगा? वो भी बेचेगा, तीसरा भी बेचेगा, चौथा भी बेचेगा। जरा ध्यान से देखना, यहां पे लोग बेचना शुरू करेंगे तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे बताइए डाउन होगी। सेल का प्रेशर तो डाउन करेगा और ये बढ़ेगा क्योंकि सब लोग खरीदने आएंगे। एक समय आएगा जब ये 183 से घटते घटते और ये मतलब 66 से बढ़ते बढ़ते शायद 170, 74, 75 पे जाके बताइए दोनों क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है ना। और यही तो हम कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग रन में वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे लीवर्ड हो चाहे अनलीवर्ड। एक पानी की टंकी भरी हुई है, एक पानी की टंकी खाली है, एक पाइप लगा दो, थोड़े समय बाद देखना दोनों बराबर हो जाएगा। भरे वाले में से खाली वाले में घुस जाएगा पानी, दोनों का लेवल एक जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेज का, लेकिन इसमें कुछ एजम्पशन है। परफेक्ट मार्केट होना चाहिए, मतलब सारी इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल हो। इन्वेस्टर नेचुरल नहीं है, रेशनल होना चाहिए। रेशनल हो, ठीक कर लीजिए। रेशनल का मतलब समझते हैं, जानने बूझने वाला आदमी, उसको बातें समझ में आती हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ आता हो, प्रॉफिट लॉस समझता हो। ऐसे नहीं कि कुछ समझता ही ना हो। प्राइवेट लोन और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब जिस तरीके से वहां लोन है वैसे यहां लोन हो, वही रेट हो, कोई दिक्कत ना हो, और नो टैक्स, ठीक कर लीजिए, नो टैक्स, टैक्स ना हो। बट प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? ये सारी एजम्पशन गलत है। पूछिए क्यों? परफेक्ट मार्केट नहीं होता।
इन्वेस्टर सारे रेशनल नहीं होते। प्राइवेट लोन कहाँ मिलता है? कंपनियों को 8% में मिलेगा तो आपको 12% पे मिलेगा, कंपनियों को 7% पे मिलेगा तो आपको 8% पे मिलेगा, 10 पे। कंपनी में अगर लोन है तो हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क है, लेकिन हमने लोन लिया तो हमारा रिस्क अनलिमिटेड है। पर्सनल लोन का तो अनलिमिटेड रिस्क होता है ना, इस चक्कर में जो घर में वो भी बिक जाएगा। ठीक है, पढ़िए। और टैक्स कहां नहीं है भाई? टैक्स तो हर देश में है। तो इन्होंने कहा कि अगर टैक्स है तो मेरा फॉर्मूला काम नहीं करेगा, टैक्स है तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? पढ़िए, ये नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ एल फॉर्म मतलब लीवर्ड फॉर्म विल ऑलवेज बी हायर देन अनलीवर्ड फॉर्म ड्यू टू वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्ट इंटरेस्ट। कि डेप्ट पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पर टैक्स की सेविंग तो होगी, और वो टैक्स की सेविंग अनलीवर्ड को नहीं होता। अनलीवर्ड में टैक्स है ही नहीं, सॉरी अनलीवर्ड में डेप्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तो टैक्स की सेविंग कहां से होगी? और इसीलिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म तो वैसे निकलेगी जैसे हमने पढ़ा था, पीबीआईटी डिवाइड बाई के ऑफ अनलीवर्ड। ठीक, लेकिन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म ध्यान दीजिएगा, यू तो होगा ही, ये यू है ना, ये एल है, प्लस डी इंटू टी। डी इंटू टी का मतलब, हाँ, परपेचुअल डेप्ट मानेंगे, और उस पर जो टैक्स बच रहा है 20-30%, तो उतना डेप्ट हमारा फ्री हो गया, क्योंकि टैक्स तो परमानेंट हमें बचेगा जब तक डेप्ट रहेगा, और डेप्ट हम परपेचुअल मान रहे हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। और आप एक बात निकाल लीजिए, यहां पे नहीं दी हुई है, ये 1 कर लीजिए, ये 2 कर लीजिए, ये 4 करिएगा, 3 लिख लीजिए। जगह है? कहीं भी थोड़ा जगह एडजस्ट कीजिए। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लीवर्ड फर्म बराबर, कहीं भी जैसे होता है वैसे ही होगा, एल माइनस डेप्ट, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म माइनस डेप्ट। और अब लिख लीजिए के ऑफ लीवर्ड फॉर्म, हम चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं। 4a वाला तरीका अपना लीजिए, के ऑफ लीवर्ड फॉर्म PAT बटे वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, ऐसे भी कर सकते हैं, या वैसे भी कर सकते हैं, के ऑफ यू मतलब अनलीवर्ड फॉर्म का जो के है ना, प्लस D1 माइनस टी बाई ई, के ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म और के डी। अगर आपको याद हो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल याद है, RF प्लस बीटा, ध्यान है किसी को, डिवाइडेड बाई RM माइनस RF, याद है आपको? तो ये भी वही वाली बात है। तो मतलब एग्जैक्ट वही नहीं है, लेकिन उसी के बेस पे बना है कि भाई अनलीवर्ड फॉर्म का थोड़ा जो ज्यादा होता है वो तो रहेगा, डेप्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रीमियम चढ़ता जाएगा, और आपकी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, ये प्रीमियम हो गया, इक्विटी से ज्यादा डेप्ट की तो कॉस्ट होती ही होती है। एक मिनट बेटा, ये गलत लिखा हुआ है ना, सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। अनलीवर्ड फॉर्म की जो इक्विटी है उसकी कॉस्ट थोड़ी डेप्ट से ज्यादा तो होती है, क्योंकि डेप्ट तो काफी हद तक रिस्क फ्री होता है ना, कम रिस्क होता है। तो आपकी केई ऐसे भी निकल सकती है, बाकी केई चाहे तो ऐसे भी निकाल लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी फॉर्मूला बोल दे तो बात अलग है। आइए बेटा, इस पे 1-2 क्वेश्चन में करा देता हूं। ये तो हो गया बेटा, यहां पे एक ही बात है, वो लास्ट में थोड़ा चेंज करते, करा देते हैं क्वेश्चन, करा देते हैं, सेविंग भी करा देते हैं बेटा, आप चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर है 9.2, सेविंग भी करा देते हैं।
एक क्वेश्चन ऐसे वाला करा देते हैं, एक क्वेश्चन सेविंग वाला करा देते हैं, दोनों कवर हो जाएगा। देखो बेटा ये है, इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से करा देंगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड वीआईटी, ये है लीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म। 15% होल्डिंग है, आपको बताना है कि एनुअल इनकम कितना बढ़ेगा अगर वो स्विच करता है लीवर्ड से अनलीवर्ड। तो देखो कैलकुलेशन तो बेटा कौन से अप्रोच से करना है, एनआई अप्रोच। देखो तो पेज नंबर, पेज नंबर 44 देखिए, इसका 44, इसका 44 देखिए। बताइए कमाई कितनी है? 30 है। सर ने क्या बताया था, पहले इंटरेस्ट घटाना है, फिर यहां आना है, केई से भाग देना है, केई कितना है 12.5, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, डेप्ट जोड़ना है, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। देखिए अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, अभी लीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, अनलीवर्ड की वैल्यू कम है, तो ये दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ड्यू टू आर्बिट्रेज। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां बोल दिया 15%, 15 तो 15, 10 तो 10, 5 तो 5, नहीं बोले तो अपने मन से जो मर्जी ले लो। ये जो रूल है सब पे लागू होगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन में 15 बोला तो 15 लेंगे। मैं कहता हूं 10 पे करोगे तो भी वैल्यू बढ़नी है, मतलब आमदनी बढ़नी है। 5 पे करोगे तब भी, 5 पे थोड़ी कम आमदनी बढ़ेगी, 10 पे ज्यादा बढ़ेगी, 15 पे ज्यादा बढ़ेगी ना, तो लोग शिफ्ट करेंगे। चलो जी, मान लो शेयर बेच देते हैं, कितने में शेयर बेच दें? 1.60 का 15%। एक मिनट ना, पहला स्टेप छोड़ दिया है। पहला स्टेप बेटा होगा कि करंट सिचुएशन क्या है, लिख लो भाई। करंट इन्वेस्टमेंट हमारी है 1.60 का 15%, 24,000, और हमारी करंट आमदनी है 20 का 15%, 30,000, नहीं 3,000। ये करंट जरूर लिखना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ना, मैंने पहले फर्स्ट स्टेप लिखा तब सेकंड पे गया, ये कूद के सीधे सेकंड पे आ गए। किया इन्होंने ठीक है, एक स्टेप खा गए। हाँ 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 हाँ, ये 1 लाख और 2.60। हाँ वो तो बुक वैल्यू है, हमें बुक वैल्यू से क्या मतलब है। ठीक है, अब आइए अब बेच दें। अब ये बेचा तो फिर लोन भी 15% लेना चाहिए, प्राइवेट लोन लेना पड़ेगा ना, तो प्राइवेट लोन ले लिया। ये 15 है बेटा, तो वो भी 15 लेना। बताओ इसका 15% कितना होता है? ठीक है, तो अनलीवर्ड में हमारे पास पैसा इतना हो गया। इस पैसे को चलो वो यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। बताइए हम कितना खरीद लेंगे बेटा? 39 डिवाइडेड बाई 240, 16.25। ठीक है, और हमारी कमाई कितनी होगी? 16.25 में 30,000 का 16.25, ये थोड़ा गलत है यार। थोड़ा ठीक कर लो बेटा। 30,000 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 16.25 कितना आ रहा है?
4875, तो यहां काट दीजिए, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बेकार की बात। उन्होंने परसेंटेज मतलब ये 12.5 से ओ गुना करके निकाल दिया है, जरूरत नहीं है, ठीक है। लोन को दे दीजिए, 33 बचेगा। पहले कितना कमाते थे? 3000, तो इंक्रीज कितना हो रहा है? सेम रिस्क, सेम इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत इसमें? फिर से बोलिए। अगर अनलिवर्ड में ज्यादा हो तो अनलिवर्ड बेच के यहां जाएंगे, करेंगे वही काम। हाँ बोलना बेटा। अरे 16.25 में करके देखो, 240 है ना, नीचे 240 है ना बेटा ये, ठीक है। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि हम एक और तरह से बेनिफिट कर सकते हैं, जो ये भाई बोल रहे हैं कि सर हम आमदनी कम करके भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये सिखाता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चेंज इन रिटर्न, शुरू करें। सेम क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि मेरे ऑब्जेक्टिव बदल दिया। एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इंक्रीज इन इनकम विद सेम इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने बुक का आंसर जो देखा उससे प्रूव हो गया, लेकिन मैं थोड़ा बदल रहा हूं। क्या बदल रहा हूं? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट देखो, अगर कम मेहनत करके वही सैलरी मिल जाए तो क्या बुरा है, वो मेहनत मैं कहीं और कर लूंगा। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विद सेम इनकम। मैं आपको बताता हूं, बताइए। लीवर्ड से मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेप तो सेम होगा, थर्ड स्टेप में चेंज होगा। इनकम कितनी आ रही थी लीवर्ड से? 3000 आ रही थी। चेक करो, लीवर्ड से मुझे इनकम कितनी मिल रही थी? 3000 मिल रही थी। और बताओ लोन कितना देना पड़ेगा? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 10%। ठीक है बेटा जी। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है और मैंने लोन कितना ले रखा है, चेक करो, प्राइवेट लोन। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कहां घूम रहे हो यार? तो 1500। तो बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न, ग्रॉस रिटर्न कितना चाहिए? 45,000 चाहिए। फ्रॉम यू, यू की टोटल कमाई कितनी है? अर्निंग देखो यू की, मैं ही देखूं, मैं ही देखता हूं। यू की अर्निंग है 30,000, है जी। तो बताओ 30,000 इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा रिक्वायर्ड? 4500 चाहिए, 30,000 पूरी कमाई है, तो अगर मैं 15% शेयर खरीद लूं तो काम चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए रिक्वायर्ड इन यू? 2.40 का 15% बताइए बेटा। 36। और इन्वेस्टमेंट अवेलेबल मेरे पास कितना है? इन्वेस्टमेंट अवेलेबल था मेरे पास 24,000 तो इक्विटी बेच के और 15,000 लोन लेके, 39।
बताइए सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग इन इन्वेस्टमेंट 3000। मजे की बात देखो, सेम रिस्क, सेम रिटर्न और सेविंग हो रही है। कम मेहनत में कोई कहे ज्यादा नंबर ला दूंगा तो क्या अर्ज है भाई? कोई कहे कि कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला दूंगा तो कोई दिक्कत है? ज्यादा नंबर नहीं, कम मेहनत में सेम नंबर ला दूंगा, मैं ज्यादा की बात नहीं, सेम नंबर आ जाए लेकिन कम मेहनत में, क्या अर्ज है? या तो मेहनत करके नंबर बढ़ जाए, या नंबर वही रहे बट मेहनत कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या तो मेरी सैलरी बढ़ जाए और या फिर मेहनत कम हो जाए, दोनों तो एक ही बात है। तो इस तरह से हम ये करते हैं। और कभी अगर अनलीवर्ड की वैल्यू किसी कारण से मार्केट में बढ़ गई हो तो हम अनलीवर्ड बेच के लीवर्ड में जाएंगे, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। यही मुझे बताना था, एमएम पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और संडे सैटरडे को थोड़ा पहले आइएगा, टेस्ट दे दीजिएगा। और टेस्ट आपका ना रूम नंबर 101 में होगा, नोट कर लीजिए 101, ठीक है? और उसी दिन हम लोग फिर से एमएम अप्रोच पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार डिविडेंड पॉलिसी पे पढ़ेंगे। उसके बाद ये बुक और ये भी खत्म हो जाएगा। मंगलवार को आपको बुक भी नहीं मिलेगी और बाकी भी नहीं बातें होंगी। जल्दी से खत्म करना है।